हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये जो लेक्चर है वह वास्तव में डीपी एक्ट 1961 पर है। और इसका ये पार्ट लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने जो इसके पहले जो लेक्चर था उसमें सेक्शन 1 से लेकर 5 तक उसमें डील किया हुआ है, जो आपके एपीयू के एग्ज़ाम के लिए, बिहार एपीयू एग्ज़ाम के लिए, झारखंड एपीयू एग्ज़ाम के लिए और भी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पे डीपी एक्ट प्री में या मेंस में पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग लेक्चर यानी पार्ट 2 को आप ध्यान से उसको देखिए और जहाँ आप लगे वहाँ आप उसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं या देखा है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का पार्ट 2 यानी सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 10 तक। देखिए, सेक्शन 6 में बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है। कह रहा है उसमें जो दिया हुआ है कि जो दहेज है, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना, यानी जो दहेज दिया जा रहा है वो पत्नी को नहीं दिया जा रहा, उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए दिया जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि उस दहेज को किस तरीके से, उसके बारे में क्या नियम है, ये सेक्शन 6 में दिया गया है। ठीक है, और यानी कि डॉरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर एयर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि कह रहा है कि जो दहेज है ऐसे स्त्री से भिन्न स्त्री जिसके विवाह के संदर्भ में दिया गया, यानी जो विवाहिता जिसका विवाह हो रहा है उसको नहीं दिया, उससे भिन्न व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसके फायदे के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया, पहला पॉइंट कहता है कि जब वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था या विवाह की तारीख के पश्चात 3 महीने के भीतर मिला था। यानी कि पहली बात क्या है कि ऐसी डॉरी बिफोर मैरिज मिली थी या फिर विवाह के डेट ऑफ मैरिज के 3 महीने के भीतर अगर दिया गया है, मिला है, तो पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि वह ऐसा दहेज जो विवाह के समय एट द टाइम ऑफ मैरिज और या उसके पश्चात या आफ्टर मैरिज, ठीक है, या उसकी प्राप्ति के तारीख से 3 मास के भीतर, यानी उसके 3 महीने के बाद, पहले में 3 महीने के भीतर है, इसके बाद इसमें विवाह के पश्चात यहाँ पे 3 महीने के भीतर कह रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे दिया, जो तीसरा पॉइंट दिया गया है कि जब उस समय वो स्त्री अवयस्क थी, यानी जो लेडी क्या थी, वो माइनर थी, 18 साल की एज नहीं प्राप्त की हुई थी उस समय, अगर वो थी और तब प्राप्त किया गया था, तो उसके 18 वर्ष होने के पश्चात 3 महीने के भीतर, यानी कि अगर मान लीजिए उसकी एज 15 साल है, ठीक है, तो 15 साल के बाद कब वयस्क होगी, 18 साल में, यानी 3 साल के बाद, और 3 साल के बाद फिर 3 महीने के भीतर अगर उसे ऐसा दहेज यहाँ पे दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी उसके 18 वर्ष होने के 3 महीने के भीतर ऐसी स्त्री को, ऐसी महिला को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में, जो व्यक्ति ऐसे अंतरण को उसके फ़ायदे के लिए एक ट्रस्ट के रूप में अपने पास होल्ड कर रहा है, वो उसके 18 वर्ष होने के 3 महीने के अंदर क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा, उसको अंतरित कर देगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ। ठीक है, अब इसका जो दूसरा क्लास कह रहा है, देखिए दूसरा क्लास यानी सेक्शन 6 का दूसरा क्लास कहता है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी प्रॉपर्टी का जो उपधारा 1 यानी सब सेक्शन 1 के तहत लिमिटेशन टाइम के भीतर, यानी परिसीमा काल के भीतर, ठीक है, और अंतरण करने में, ट्रांसफ़र करने में असमर्थ रहता है, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, ठीक है, असफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह कारावास, उसको कारावास दिया जाएगा। कब का? जो 6 महीने से कम का कारावास नहीं होगा। मतलब यहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई है, 6 महीने से कम का कारावास नहीं होगा, किंतु जो 2 वर्ष तक हो सकता है, यानी कि मिनिमम 6 मास और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 साल तक हो सकता है। ठीक हो सकता है, या जुर्माने से, यानी फाइन से, फाइन कितना होगा, 5,000 रुपये से कम का नहीं होगी, और जो 10,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंड नहीं होगा। यानी ये दंड भी यहाँ पे याद करना है। अगर कोई व्यक्ति इस धारा के तहत क्या करता है, किसी को क्या करता है, कोई ऐसा, किसी ऐसी स्त्री को कोई दहेज दिया गया है जो उस स्त्री से भिन्न व्यक्ति के फायदे के लिए दिया जा रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में अगर वो क्या करता है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, अगर वो बैस्ट हो जाती है 3 महीने के भीतर, तो उसके लिए यहाँ पे सज़ा का प्रावधान, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास दे रहा है कि अगर कोई स्त्री जो संपत्ति की हकदार है, ठीक है, उसके प्राप्त करने के पहले ही, संपत्ति प्राप्त करने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में तो उस स्त्री के जो वारिस होंगे, जो उसके एयर्स होंगे, क्या होंगे, वो दावा करने के हकदार हैं, वो क्लेम कर सकते हैं, वो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में क्लेम कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को याद करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो जोड़ा गया, जो प्रोवाइजो कहता है, ये प्रोवाइजो कब जोड़ा गया है, 1986 में जोड़ा गया है। कहता है कि अगर यह स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, अगर उस स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से नहीं होती है, मतलब उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर उस स्त्री की विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से, अन्यथा यानी उससे प्राकृतिक कारणों से नहीं होती, किसी अन्य कारण से हो जाती है, तो ऐसी दशा में यदि उस स्त्री कोई संतान नहीं है, तो ऐसी स्त्री के माता पिता को ट्रांसफ़र कर जाएगी, पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड क्या रहा है, अगर उसकी संतान है तो संतान को अंतरित की जाएगी, और ऐसे अंतरण जो है ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में, क्योंकि संतान छोटा है अगर वो, तो उसको ट्रस्ट के रूप में उसके पास रहेगा, और जब वो मेजर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बारे में बेसिक रूल है जो इसका सब सेक्शन 3 का प्रोवाइजो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक केस ला है, आप केस देख लीजिए क्या है, सखी मंडलानी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है। सखी मंडलानी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है। वो क्या कहता है सखी मंडलानी केस में, ये 2000 का केस है। इसमें ये कहा गया है, इफ़ द चार्ज अंडर सेक्शन 304 IPC इज नॉट प्रूव्ड, एक्यूज्ड कांट बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। मतलब अगर यदि सेक्शन 304B के तहत अगर एक्यूज के ऊपर आरोप साबित नहीं हो पाता है, अगर आरोप साबित नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसको DP एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसे कोई भी दोषसिद्धि नहीं की जाएगी। क्या नाम केस का नाम, सखी मंडलानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहा था अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आप सेक्शन 7 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको CRPC का सेक्शन 190 भी डील करना है, क्योंकि आपके जितने भी चीज़ें हैं जुड़ी हुई DP एक्ट के साथ, वो CRPC के प्रोविजन को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि अपराधों का संज्ञान कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि संज्ञान होता क्या है, हालांकि लिखना नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। संज्ञान को देखिए CRPC में या किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया कि संज्ञान क्या होता है, लेकिन बेसिकली संज्ञान का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है जुडिशियल नोटिस, यानी कि न्यायिक अवेक्षा। संज्ञान का जो एक परिभाषा बनती है एक डिक्शनरी लेक्सिकॉन्स में, उसमें ये देता है, ये दिया गया है क्या कि व्हेन ए मजिस्ट्रेट अप्लाइजेज हिज जुडिशियल माइंड दैट एनी ऑफेंस इज अकर्ड आर नॉट, यानी कि जब कोई भी मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग इस उद्देश्य से करता है कि कोई मामला घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको आगे चलाया जाए या ना चलाया जाए, इसे कहते हैं संज्ञान। इसी कहते हैं मजिस्ट्रेट ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया और इसी को बोलते हैं संज्ञान किया, कॉग्निजेंस लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सेक्शन 7 दे रहा है कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, DP एक्ट के तहत संज्ञान कौन ले सकते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ले सकता है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। उससे नीचे का कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है, ये होना चाहिए आपको, उसके नीचे का न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर है कि संज्ञान का क्या मोड होगा, संज्ञान कैसे लिया जाएगा। तो पहला आपने देखा था वहाँ पे, कहाँ पे 190 में क्या दिया है, 190 में दिया हुआ है कि संज्ञान 3 लेने के तरीके, कौन कौन, पहला बाय रिसीविंग ऑन कंप्लेंट, यानी परिवाद प्राप्त होने पर,
दूसरा क्या है, दूसरा है रिसीविंग ऑन पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर। तीसरा होता है कि सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान या एनी इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस ऑफिसर, या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन देने पर। ये संज्ञान के 3 तरीके होते हैं। लेकिन आपका डीपी एक्ट में संज्ञान के बारे में दे रहा है कि संज्ञान जो है वो क्या होता है, अपनी जानकारी पर, यानी मजिस्ट्रेट खुद की जानकारी पर अपने ओन डिस्क्रिप्शन पर संज्ञान ले सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर सकता है, उसके बाद फिर कर सकता है ये कि या पुलिस रिपोर्ट भी कर सकता है, अगर पुलिस रिपोर्ट से इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस रिपोर्ट कर सकता है, या कंप्लेंट पे भी संज्ञान हो सकता है, या कंप्लेंट पे संज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर अगला पॉइंट ये भी दे रहा है कि अगर यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इसका जो सी क्लास है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को दोषित किया जाता है, कन्विक्शन किया जाता है, उसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कोई दंडादेश पारित करे। इस अधिनियम के तहत उसे क्या कर देगा, उसको दंड दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और दे रहा है कि जब सीआरपीसी का चैप्टर 36 के अधीन परिसीमा काल भी ध्यान दिया जाएगा, लिमिटेशन टाइम भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आपका सेक्शन संज्ञान पर आधारित हो गया, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि सेक्शन 8 में देखिए क्या है कि सेक्शन 8 में दे रहा है कि अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती और असमनी होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पजेज एंड टू बी नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये प्रश्न उठता है कि क्या डीपी एक्ट के तहत जो अपराध किए गए हैं क्या वो कंपाउंडेबल हैं, क्या वो नॉन बेलेबल हैं, क्या वो कॉग्निजेबल है। ये सारी चीज़ें इसमें सेक्शन 8 में दिया गया है। तो सेक्शन 8 में दिया गया है कि जो इस एक्ट के तहत जो ऑफेंस होता है, जो अपराध होगा, उसके इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से के लिए। ठीक है, मतलब जो सीआरपीसी प्रावधान दिया गया वो सेम प्रावधान यहाँ पे उसी तरीके लागू होंगे जैसे एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किसी अपराध का। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट इसमें दे रहा है कि अब कुछ और भी पर्पज से इसके प्रयोजन के लिए माना जाएगा, जैसे सेक्शन 42, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 42 के तहत अगर कोई विनिश्चय करना है, वही जब नाम पता नहीं बताता है तो वहाँ पर भी यह आ जाता है। तीसरा दे रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी की गई है तो यहाँ पर भी ये संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि इस एक्ट के तहत प्रत्येक अपराध, इस एक्ट के तहत कौन एक्ट है, डीपी एक्ट के तहत प्रत्येक अपराध क्या होंगे, अजमानती होंगे, यानी नॉन बेलेबल होंगे, और असमनी होगा, यानी क्या होगा, नॉन कंपाउंडेबल, यानी ऐसे अपराधों का समन नहीं होगा। नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल होंगे कौन से अपराध, जितने भी अपराध डीपी एक्ट के तहत किए गए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे और भी पूछ रहा है, देखिए सेक्शन 8A में सबूत के भार के बारे में दिया गया कि सबूत का भार किस पर होगा। सेक्शन 3 के या 4 के तहत अगर कोई दहेज की मांग करता है या लेता है, देता है, तो उसमें सबूत का भार किस पर होगा। सबूत का भार बेसिकली दहेज मांगने के लिए अभियुक्त जो किया जाता है, साबित करने का उस व्यक्ति पर होता है जो इस धाराओं के दिन कोई अपराध नहीं किया। जो कहता है ना, जो ये डिफेंस लेता है कि उसने अपराध नहीं किया, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर चला जाता है। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। एक केस का नाम है हरि कुमार वर्सेस कर्नाटका राज्य। हरि कुमार वर्सेस कर्नाटका राज्य का केस है, 1995 केस है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सेक्शन 8A ऑफ डीपी एक्ट, सेक्शन 8A ऑफ डीपी एक्ट इज नॉट वायलेट्स ऑफ आर्टिकल 14, 20 क्लॉज 3 एंड 21, यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 की क्लॉज 3 और आर्टिकल 21 का ये क्या है, उल्लंघन नहीं करता। कौन, इस डीपी एक्ट का सेक्शन 8A। ठीक है, इसको आप यहाँ पे केस को मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, 8B में देखिए दहेज प्रसिद्ध अधिकारी के बारे में दिया गया है। कभी पूछ सकता है एग्जाम में टिप्पणी में कि भाई डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर
कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस सेक्शन दिया गया है। तो ये आपको पता है कि 8B में डायरी प्रोहिबिशन अफसर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, डायरी प्रोहिबिशन अफसर्स की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। जितनी संख्या में, चाहे जितना आवश्यक हो उतनी संख्या में स्टेट गवर्नमेंट अगर समझती है तो कर सकती है। ठीक है, अब इसके क्लास 2 में दे रहा है कि जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी होगा उसका क्या वर्क एंड फंक्शन होगा। सेक्शन 8B के क्लास 2 में दिया गया है कि उस दहेज प्रसिद्ध अधिकारी के क्या कार्य होंगे, क्या दायित्व होंगे। तो इसमें दे रहा पहला कार्य क्या होगा कि ये देखना है क्या कि जो दहेज अधिनियम बनाया गया है उसका कितनी सीमा में पालन हो रहा है और कितनी सीमा में उसका उल्लंघन हो रहा है, यानी कितना उसका वायलेशन हो रहा है या कितना उसका पालन हो रहा है, उसको देखा जाएगा, देखेगा वो। उसके बाद उसको पूरा ये काम करना है दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की कि दहेज लेना देना, इसके अकॉर्डिंग दहेज लेने के लिए इंड्यूस करना यानी दुष्प्रेरण करना, ये दोनों को यथासंभव रोकने के बारे में पहला अधिकार दे रहा है यहाँ पे। तो पहला है कि कितना इसका अनुपालन किया जा रहा है, दूसरा दहेज लेने देने और उसके दुष्प्रेरण के बारे में दे रहा है कि कितना उसको रोका जा रहा है, उसको रोकना है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि इस एक्ट के तहत जो भी अपराध हो रहा है प्रोसिक्यूशन के लिए यथासंभव साक्ष्य एकत्रित करना, एविडेंस को कलेक्ट करना, ताकि उस व्यक्ति को पनिशमेंट कराया जा सके जो दहेज ने इस अधिनियम के तहत लिया है या दहेज की डिमांड किया है। ठीक है, और भी ऐसे कार्य जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डायरी प्रोहिबिशन अफसर को क्या किए जाएँ, दिए जाएँ, उन सारे कार्यों को भी DPO यानी कि डायरी प्रोहिबिशन अफसर्स क्या करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें करेगा। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और इसके साथ साथ इसमें दे रहा है कि जो इसे 4th क्लास दे रहा है कि अगर वो चाहे राज्य सरकार तो इन दहेज प्रसिद्ध अधिकारियों को सलाह देने के लिए एक बोर्ड का भी, एक एडवाइजरी बोर्ड भी बना सकती है। और वो क्या करेगा, इस दहेज डायरी प्रोहिबिशन अफसर को सलाह देगा दहेज के बारे में, जिसमें 5 से ज़्यादा उसके मेंबर कार्यकर्ता नहीं होंगे, 5 ज़्यादा, लेकिन कम से कम 2 उसमें महिलाएं होंगी। ये भी पूछ सकता है कि क्या दहेज संबंधी अपराधों को रोकने के लिए क्या सलाहकारी बोर्ड की गठित किया जा सकता है जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारी को सलाह देंगे। तो इसका आंसर है यस, वो किया जा सकता। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 9 और 10 में बेसिकली नियम बनाने की शक्ति दी गई, नियम बनाने की शक्ति दी गई है कि नियम बनाने की शक्ति क्या है। तो कभी पूछ देता है एग्जाम में कि नियम बनाने की शक्ति किसको, तो राज्य सरकार को है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, नियम बनाने की शक्ति सेक्शन 9 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार को है। ठीक है, और वो नियम बना सकती है सेक्शन 9 के तहत। ठीक है, और जो भी नियम बनाए जाएंगे वो 30 दिन के भीतर क्या होंगे, उस सदन में क्या कर लिए जाएंगे, उस सदन में पारित कर लिया जाएगा। विदिन 30 डेज के भीतर वो पारित कर लिए जाएंगे। ठीक है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, इसमें एक बहुत अच्छा केस लाया, आप नोट कर सकते हैं। केस का नाम क्या है, इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। फिर नोट करिए, इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का। इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, कि जो DP एक्ट 1961 है उसको प्रभावी करने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए क्या है, एक प्रॉपर स्टेप की ज़रूरत है। स्टेप लें और उसमें देखें कि जो भी दहेज प्राधिकारी हैं क्या वो सही तरीके से वो आप दहेज के मामलों को कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। लोक अदालत के माध्यम से, रेडियो प्रसारण के माध्यम से, टेलीविज़न और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में एक चेतना करने की ज़रूरत है कि लोग क्या करें, ऐसे कानून को उपयोगी बनाएं और कम से कम दहेज के अपराध क्या हो। तो मेन ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेक्शन 10 में देखिए, सेक्शन 10 में क्या दिया है, राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अब 9 में थी और सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, रूल बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, रूल बना सकता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके बना सकता है। तो क्या कर सकता है, जो दहेज प्रसिद्ध अधिकारियों को सेक्शन 8B के तहत कोई उनको कृत्य भी और कोई उनकी ड्यूटी सौंप सकता है और वो लिमिटेशन भी डिसाइड हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें
डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर 8B के तहत अपने कृत्यों को, अपने वर्क एंड फंक्शन को कैसे करेंगे, और ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। और जो भी रूल बनाए जाएंगे वो जल्दी से जल्दी क्या होंगे, राज्य विधानमंडल के में पास कर लिए जाएंगे। तो बेसिकली सेक्शन 9 और 10 यहाँ पे चीज़ है। तो इस एक्ट में, इसके पार्ट 2 में आपने देखा कि सेक्शन 6 लेकर के सेक्शन 10 तक आपका वो कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग दोनों को, इसके पहले भी पार्ट 1 भी सर्च करके आप देख सकते हैं, जिसमें 1 से 5 और 6 से 10 ये लेक्चर आपकी एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए सब लोग, और इस वीडियो लेक्चर देखिए, ज़रूर अपने कमेंट करिए, ताकि मैं अभी आपको और भी लेक्चर इसमें प्रोवाइड करना है। ढेर सारे EPO के, माइनर एक्ट के, बिहार EPO के मैं लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ, इसलिए आप इसको देखिए और अपने लाइक कमेंट जरूर करिए। और साथ ही साथ जो लोग अभी जुड़े हैं नए, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।